गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आज आपको गृह प्रबंध के पेपर में बचत एवं विनियोग विषय पर पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने पारिवारिक आय एवं व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के रूप में बचा कर रखता है। भविष्य को स्वर्णिम बनाने, आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय एवं आर्थिक संकेतों से निपटने तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बचत अत्यंत ही आवश्यक है। बचत आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है, इसीलिए व्यक्ति या परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अवश्य ही बचा कर रखते हैं। इस प्रकार बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचा कर रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, आय का वह भाग जिसे उपभोग व्यय पर नहीं खर्च किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, वह बचत कहलाता है। आय माइनस उपभोग व्यय बराबर बचत। स्वर्णिम भविष्य एवं सुखी जीवन के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति एवं विकास वहाँ के नागरिकों में बचत की आदत पर ही निर्भर करता है। वर्मा एवं देशपांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता, वरन भविष्य के उपभोग के लिए सोच समझकर अलग उत्पादक के रूप में रखा जाता है। उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। वर्गीस एवं श्रीनिवासन के अनुसार सेविंग्स कैन बी डिफाइंड एज abstinence from present consumption for the purpose of future consumption. It refers to the process of keeping some amount from the current income for the purpose taking care of future needs and wants. बचत का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। बचत एवं संचय में अंतर। अभी हमने कहा कि आय में से कुछ हिस्सा जो उपभोग व्यय पर नहीं खर्च किया जाता उसे बचत कहते हैं, किंतु यह बचत अगर आप अलमारी में जमा करके रख दें, संचित करके रख दें तो ये बचत नहीं रह जाता, संचय हो जाता है। आइए देखें बचत और संचय में क्या अंतर है। बचत सदैव उत्पादक के रूप में रखी जाती है। उत्पादक के रूप में रखने से मतलब है कि बचत की राशि का विनियोग हम कहीं ना कहीं इस प्रकार से करते हैं कि उससे हम और धन कमा सके, यानी कि वो उत्पादक के रूप में काम आती है। इसके बनिस्पत संचय या संग्रह अनुत्पादक रूप में रखा जाता है। बचत से बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है क्योंकि वह बचत की राशि को बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा कंपनी आदि में आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाता है। संचित की गई राशि से बचतकर्ता या देश की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। बचतकर्ता बचत की राशि को घर में ही भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचित रखता है। बचत की राशि को उद्योग धंधों के विकास में भी लगाया जाता है। हम समाज और परिवार के लोग बचत की राशि को जब बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा इत्यादि में लगाते हैं तो सरकार इस राशि का उपयोग उद्योग धंधों के विकास में लगाती है, जिससे समाज एवं राष्ट्र को भी लाभ होता है। दूसरी तरफ संचय के रूप में संग्रह की गई राशि से देश और समाज को कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वो आपकी अलमारी में बंद होती है। बचत क्यों ज़रूरी है? विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक परिवार निम्न कारणों से बचत करता है। पहला, अनिश्चित भविष्य की आकस्मिकताओं हेतु जब आय से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो बचत काम आती है। बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे शिक्षा, विवाह या परिवार के किसी सदस्य की विशिष्ट आवश्यकताएं जैसे वृद्धों की आवश्यकताएं हैं या बच्चों को करियर में या बिजनेस में सेटल करना है, तो इन सब के लिए भी बचत की ज़रूरत होती है। सेवानिवृत्ति या आय प्राप्त न होने की दशा में धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बचत की ज़रूरत होती है। कई सेवानिवृत्ति जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वहाँ कई बार लोगों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं होता और उनकी आय
का कोई स्रोत नहीं रहता, ऐसे में बचत ही उनकी आय का स्रोत रह जाती है। इसी प्रकार जो बिज़नेस क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उसमें जो बिज़नेस करने वाला है, अगर उसने अपना वृद्धावस्था के कारण बिज़नेस को रोक दिया है बीच में, या बिज़नेस ख़त्म कर दिया है, या बिज़नेस किसी और के हाथों में सौंप दिया है, तो बिज़नेस से प्राप्त होने वाली आय उसके लिए अब आय का साधन नहीं रही। तब इस दशा में, दोनों ही दशा में बचत जो है वो उनके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनती है। अन्य उद्देश्य जैसे कि मकान का निर्माण करना, बड़े बड़े उपकरण खरीदना जैसे कि कार, एसी, फर्नीचर बनवाना, यात्रा पर जाना, इन सभी खर्चों के लिए भी बचत की आवश्यकता होती है, जिनमें एक मुश्त काफ़ी राशि की ज़रूरत पड़ती है। बचत का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। पहला, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। घर, परिवार और समाज में अचानक ही आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे परिवार में किसी की शादी फिक्स हो जाना, परिवार में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाना, या अन्य कोई बड़ा खर्चा सामने आना, तो इन सभी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत ज़रूरी है। अचानक से होने वाली गंभीर बीमारी जिसके इलाज में काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़े, वहाँ बचत काम आती है। कभी कभी परिवार में दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक अपंगता हो जाती है, और यह शारीरिक अपंगता या दुर्घटना अगर आपके परिवार में धन कमाने वाले या जीविकोपार्जन कमाने वाले मुखिया के साथ हो जाए, तो वहाँ बचत का विशेष महत्व हो जाता है। क्योंकि ऐसे में कमाने वाला घर में कोई नहीं रहता, और उसके द्वारा की गई बचत ही उनके लिए रोज़ी रोटी का प्रबंध करती है। चोरी, डकैती या लूट द्वारा संपत्ति का ह्रास। घर में कभी कभार कोई चोरी हो जाती है, बैंक में लूट मार हो जाती है, या कहीं बाहर जाने पर आपकी ज्वेलरी या काफ़ी सारा पैसा डकैतों द्वारा लूट लिया जाता है। ऐसे में जब हमारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा का नुकसान हो जाता है, तो बचत हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। बाढ़, सूखा, तटीय प्रदेशों में आने वाले तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं होने पर भारत, जो कि ज्योग्राफिकल दृष्टि से बहुत ही विविधता लिए हुए देश है, वहाँ किसी क्षेत्र में बाढ़ अधिक रहती है, तो कहीं राजस्थान के रेगिस्तान में सूखा अधिक रहता है। तटीय प्रदेशों में अक्सर तूफान आते रहते हैं, हिमालयी रेंज में कभी कभार भूकंप आते रहते हैं, और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण जनहानि के साथ साथ धन हानि यानी कि संपत्ति की हानि, किसी के घर ढह जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, और हमारे घर के सारे सामान नष्ट हो जाते हैं। तब ऐसे में की गई बचत ही हमें पुनः खड़े होने और जीविकोपार्जन करने संबंधी योग्य बनाने में मदद करती है। धन उपार्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर बचत बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि परिवार में जब अन्य कोई व्यक्ति धन उपार्जित करने वाला नहीं होता, तो ऐसे में बचत ही शेष बचे हुए लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन बनती है। दीर्घकालीन आवश्यकताएं जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था, घर बनवाना जिसमें या ज़मीन जायदाद खरीदना, बच्चों के शादी विवाह करना, या बच्चों को व्यवसाय में सेटल करना, ये सभी प्रकार की दीर्घकालीन आवश्यकताएं ऐसी है जिनमें काफ़ी अधिक राशि की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें परिवार का मुखिया शुरू से ही, प्रारंभ से ही कुछ छोटी छोटी मात्रा करके बचाता है और अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संभाल कर रखता है। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। वृद्धावस्था जो कि साथ में काफ़ी सारी बीमारियों और अस्वस्थता के साथ साथ आर्थिक संकट भी लेकर आती है। दो कारण से, व्यक्ति अगर नौकरी में है तो उसकी नौकरी छूट चुकी होती है, और वो या तो पेंशन पे रह रहा होता है, या सरकारी नौकरी नहीं है और पेंशन की व्यवस्था नहीं है, तो ज़िंदगी भर कमाई हुई बचत ही उसके लिए आर्थिक साधन होती है। अगर उसका स्वयं का बिजनेस है और उसने अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया है, तो भी अब उसके हाथ में वह धनराशि नहीं है जो वो पूर्व समय में आराम से अपने लिए खर्च करता था। बचत से आय में वृद्धि होना। बचत की राशि को जब परिवार का मुखिया किसी बैंक, डाकघर या जीवन बीमा पॉलिसी में लगाता है, तो उनसे मिलने वाला जो ब्याज होता है वो आय में वृद्धि का भी स्रोत हो जाता है। अनावश्यक खर्चों में कमी।
जब हम बचत करते हैं तो निश्चित रूप से हम बजट बनाते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि किन ज़रूरी मदों पर या किन आरामदायक आवश्यकताओं पर खर्च करना है, जिससे कि हमारी कार्य क्षमता बढ़े और आमदनी बढ़े, तथा वे कौन सी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं जिनमें कटौती करके हम अपनी बचत की राशि को बचा सकते हैं, जैसे कि घूमने फिरने या मनोरंजन या भोग विलास में खर्च की गई राशि को आप बचत को कम करके आप बचत की राशि को बचा सकते हैं। इस प्रकार बचत जो है वो हमारे अनावश्यक खर्चों में कमी करने के लिए भी प्रेरित करती है। बचत जब व्यक्ति या परिवार करता है तो उसको एक मानसिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत रहता है कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आया, किसी भी प्रकार की विपन्नता आई, तो उसके पास इतनी बचत है कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेगा या उसका परिवार अपना जीवन यापन कर सकेगा। इस तरह बचत जो है वो मानसिक सुरक्षा, मेंटल सिक्योरिटी प्रदान करती है। उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति कैसे? जब हम बचत किसी बैंक, डाकघर, जीवन बीमा में करते हैं और कुछ समय बाद हमें बचत की गई मूल राशि के साथ ब्याज समेत एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो हम उस अमाउंट या अच्छी राशि को परिवार के लिए अच्छे साधनों की प्राप्ति में, जैसे कि कार खरीदना, अच्छा घर बनाना, एसी खरीदना या और भोग विलास की महंगी वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिनसे हमारा जीवन स्तर उन्नत होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन के लिए भी बचत का योगदान है। आप जानते हैं, जब व्यक्ति अपना परिवार शुरू करता है शादी और विवाह के बाद, तो नवीन जीवन की इस प्रथम चरण में उसकी आवश्यकताएं बहुत कम होती है, क्योंकि वह और उसकी पत्नी 2 ही लोग होते हैं जो कि खर्च करने वाले होते हैं, और हो सकता है कमाने वाला एक हो या दोनों ही कमाते हों। ऐसे में उनकी काफ़ी सारी राशि बच जाती है। किंतु जैसे जैसे पारिवारिक जीवन चक्र अपने द्वितीय चरण यानी कि एक्सपेंशन स्टेज में पहुंचता है, वैसे वैसे धन का खर्चा परिवार के विभिन्न सदस्यों, जैसे कि छोटे बच्चों, उनके लालन पालन, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा इत्यादि पर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, किशोर वय में आने पर उनकी उच्च शिक्षा, उनके विवाह, उनको करियर में सेटल करना, इन सभी पर खर्चा अपनी चरम सीमा पर होता है। और जब बच्चे बड़े होकर सेटल हो जाते हैं, उनके विवाह हो जाते हैं और परिवार वापस सिमट के रह जाता है, अंतिम अवस्था में आ जाता है, तब वृद्धावस्था के इस चरण में जीवन में आय भी कम हो जाती है और खर्चे भी कम हो जाते हैं। खर्चे विशेषकर परिवार के सदस्यों पर कम हो जाते हैं और अपने आमोद प्रमोद पर कम हो जाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार जीवन के प्रारंभिक चरण में की गई बचत जो है वो पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था एक्सपेंशन की स्टेज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समायोजित कर ली जाती है, काम में आ जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति में सहायक। जब हम बचत करते हैं तब हम मेंटली सिक्योर रहते हैं और उच्च जीवन स्तर का यापन करते हैं, और ये मानसिक सुरक्षा, ये प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व और ये उच्च जीवन स्तर तीनों ही हमें सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति में सहायक होते हैं। स्थायी संपत्ति की खरीद में सहायक। आज अगर हम चाहें कि एक दिन में हम कोई बहुत बड़ा सा प्लॉट खरीद लें, घर बना लें या कोई दुकान खरीद के डाल दें, तो वो संभव नहीं है। किंतु अगर लंबे समय तक हम प्रति माह 10 to 15% तक अपनी अर्जित धन को बचत के रूप में जमा करते रहें, तो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद हमारे पास इतना इकट्ठा पैसा हो जाए कि हम स्थायी संपत्ति को खरीदने में सफल हो जाएं। तो बचत की गई ये जो राशि है वो हमें स्थायी संपत्ति की खरीद में सहायक भी होती है और हमें प्रेरित भी करती है कि हम संपत्ति खरीद सकें। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद। बचत की राशि को जब हम जाकर बैंक, डाकघर या जीवन बीमा पॉलिसीज़ में जमा करते हैं, तो या राष्ट्रीय
NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कृषि विकास पत्र, किसी भी योजना में जब आप पैसा जमा करते हैं, किसी भी विनियोजित करते हैं, तो सरकार इस पैसे को गरीब तबके के लोगों को सब्सिडी देने में, ट्रेनिंग्स करवाने में या स्वरोजगार के लिए लोन्स उपलब्ध कराने में काम में लेती है और साथ में हमें ब्याज भी देती है। इस तरह से हमारी थोड़ी थोड़ी बचत की गई राशि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद करती है। बचत को निर्धारित करने वाले कारक वे कौन से कारक हैं जो हमारी बचत की प्रवृत्ति और बचत की राशि को निर्धारित करते हैं? पहला तो है बचत करने की योग्यता होना। व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, लेकिन जब तक उसमें बचत करने की योग्यता ना हो, गृहिणी में ये कुशलता ना हो कि वो कम से कम आमदनी में परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि कर ले और वो इस योग्य ना हो, तब तक वो बचत नहीं कर सकती। दूसरा, बचत करने की इच्छा होना। किसी भी परिवार की बचत करने की इच्छा में ये निम्न बिंदु हैं जो सहयोग देते हैं। पहला, पारिवारिक स्नेह। जिस परिवार के सदस्यों में स्नेह बना रहता है, उस परिवार में सभी की मांगें सबकी समझाइश से, सूझबूझ से संतुष्ट की जाती हैं और स्नेह भरे वातावरण में बचत को मोटिवेशन मिलता है। दूरदर्शिता। जो परिवार दूरदर्शिता से काम लेता है, जिसे ये अंदाज़ा होता है कि परिवार के जीवन चक्र के किस हिस्से में अधिकतम राशि की ज़रूरत होगी और किस काम के लिए होगी, और उसी हिसाब से वो पैसे को बचा कर रखता है, तो बचत हो जाती है। दीर्घकालीन लक्ष्य हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा दीक्षा, घर बनाना या संपत्ति खरीद कर रखना या वृद्धावस्था में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का पहले से अनुमान लगाना, ये सभी वो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम बचत करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी हम बचत करते हैं। परिवार के सदस्यों का स्वभाव। परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से पैसे को भी पूर्णतया खर्च कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो बहुत पैसा आने पर भी जल्दी से खर्च नहीं करते। तो परिवार के सदस्य अगर मितव्ययी होंगे, धन को सोच समझ के खर्च करने वाले होंगे, तो अपने आप ही बचत को प्रेरणा मिलेगी। समाज सेवा की भावना। कुछ परिवार या परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो समाज सेवा की भावना से बचत करते हैं और समाज सेवा के अपने खर्चों को निपटाने के लिए बचत करते हैं। बचत करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं। बचत तो हमने कर ली, लेकिन उस बचत को जब तक हमने कहीं विनियोग नहीं किया, निवेश नहीं किया, तब तक वो बचत नहीं है बल्कि संचय है। ये मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था। तो बचत करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी चाहिए, जिसमें से पहली सुविधा है राष्ट्र का शांति प्रिय एवं सुरक्षित वातावरण। जिस राष्ट्र में बहुत जल्दी राजनीतिक फेरबदल होते रहते हैं, वहाँ का वातावरण सुरक्षित नहीं रहता और वहाँ के समाज को और परिवारों को बचत करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। दूसरा, विनियोजन के साधनों की उपलब्धता। विनियोजन के विभिन्न साधन जैसे कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जीवन बीमा निगम है, राष्ट्रीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र हैं, किसान विकास पत्र हैं। ये विभिन्न प्रकार के साधन हैं जिनमें व्यक्ति अपनी बचत को विनियोजित करके और अधिक आय भी धन अर्जित कर सकता है और सरकार के हाथ में एक मुश्त पैसा भी चला जाता है जिसको वो विभिन्न योजनाओं में लगाती है। कुशल संचालन। राष्ट्र का प्रशासन और संचालन जब कुशल नेतृत्व और कुशल हाथों में होता है तो वहाँ बचत को बढ़ावा मिलता है। इसके बनिस्बत राष्ट्र का संचालन अगर कुशल हाथों में नहीं हो तो ऐसे में एक मानसिक असुरक्षा की भावना रहती है और व्यक्ति बचत को बढ़ावा नहीं देता। देश की सुदृढ़ और आर्थिक व्यवस्था। जब किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो वो अपने आप ही बचत के लिए समाज और परिवार को मोटिवेट करती है, और यदि किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो और दलदल में जा रही हो या जीडीपी गिर रही हो तो ऐसे में देश के लोग डर जाते हैं और बचत के पैसे को निवेश करने से पीछे हट जाते हैं। प्राकृतिक स्थिति से तात्पर्य है कि वहाँ का वातावरण और वहाँ की प्रकृति कितना हमारे सदस्यों और परिवार के फेवर में है, जैसे कि अच्छी बारिश,
गर्मी के समय पे अच्छी गर्मी, सर्दी के समय पे अच्छी ठंड, या हो तो प्राकृतिक वातावरण अच्छा बना रहता है। इसके विपरीत अगर बेमौसम की बारिश हो जाए तो सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो फसलें ठीक से नहीं पनप पाती, और जब फसलें ठीक से नहीं पनप पाती तो हमारी आय का ज़रिया भी नहीं रहता। इस प्रकार प्राकृतिक स्थिति जो है वह आपकी बचत को भी प्रभावित करती है। आज मैंने आपको बचत की आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ाया। अगले अध्याय में हम बचत के विभिन्न साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।